नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 4 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए RBI की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक कब होगी? तो इसका आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2024 के बीच किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी पहली बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 तक आयोजित कर रहा है। मुद्रास्फीति सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और विकास रेपो दर निर्धारित करने के लिए समिति हर 2 माह में बैठक करती है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ा करके 6.5% किया था, ठीक है, और तब से अपनी पिछली 6 बैठकों में उसने उसी स्तर को बरकरार रखा है, यानी कि ना तो रेपो दर को घटाया है और ना ही बढ़ाया है। MPC क्या होती है? तो MPC यानी कि मौद्रिक नीति समिति की बात करें, RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के द्वारा इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो MPC में 6 सदस्य होते हैं और इसको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित या गठित किया जाता है। पहली बार इसका गठन 29 सितंबर 2016 को किया गया था। MPC को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना आवश्यक होता है। MPC का अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है। MPC में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य RBI से और 3 प्रख्यात अर्थशास्त्री होते हैं। वर्तमान में MPC के सदस्यों की बात करें तो RBI से 3 सदस्य कौन कौन हैं? तो शक्तिकांत दास, ये गवर्नर हैं RBI के, ठीक है, और ये MPC के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, और राजीव रंजन, ये RBI के कार्यकारी निर्देशक हैं। तो ये तीनों RBI से MPC में शामिल हैं। जबकि 3 प्रख्यात अर्थशास्त्री कौन कौन से इसमें शामिल हैं? तो डॉक्टर जयंती वर्मा, डॉक्टर आसिमा गोयल और डॉक्टर शशांक बेड़े इसमें शामिल हैं, ठीक है। मौद्रिक समिति होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? तो उसका उद्देश्य होता है वित्तीय या मूल्य स्थिरता रखना, ठीक है, विनिमय दर में स्थायित्व प्रदान करना, रोजगारों का सृजन करना और विकास दर को बढ़ाना, ठीक है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो महंगाई को काबू रखना, ठीक है। तो महंगाई को जो है 2 से 6 के बीच में जो है इसको रखना होता है, यानी कि 4 के आसपास इसको रखना होता है। और इसके लिए उपकरण क्या प्रयोग करता है? तो ये CRR, SLR, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को जो है नियंत्रित करके इसको महंगाई को काबू करता है। फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ये मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं और इसमें ये 9वें स्थान पर रहे हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निर्देशक मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है। मुकेश अंबानी को इस सूची में 9वें स्थान पर रखा गया है। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 77 देशों में 2781 अरबपति हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं, ठीक है। और इन अरबपतियों की कुल संपत्ति 42.2 ट्रिलियन डॉलर थी। सबसे ज़्यादा अरबपति वाले देशों की सूची की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरबपति USA में है 813 अरबपति, दूसरे नंबर पर चीन में 406 अरबपति और तीसरे नंबर पर भारत में 200 अरबपति, जर्मनी में 132 अरबपति और रूस में 120 अरबपति शामिल हैं। अब यहाँ पर दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की ये सूची दी गई है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है पहले नंबर पर शामिल हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा संपत्ति है 233 अरब डॉलर, ठीक है। दूसरे नंबर पर एलोन मस्क हैं जिनकी 195 अरब डॉलर संपत्ति है और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं जिनकी 194 अरब डॉलर संपत्ति है, जबकि 9वें नंबर पर इसमें मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर के साथ 9वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स अरबपति सूची 2024 में शीर्ष 10 भारतीय कौन हैं, ठीक है। तो भारत में शीर्ष 10 कौन है, जबकि उनकी दुनिया की रैंकिंग भी यहाँ पर दी गई है। तो भारत में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी है, ठीक है, इनकी दुनिया की रैंकिंग 9वीं है। और भारत में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, इनकी 84 अरब संपत्ति है, ठीक है, और ये दुनिया में 17वें स्थान पर हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं शिवनादर और दुनिया में ये 39वें स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर सावित्री जिंदल एंड फैमिली और ये दुनिया में 46वें स्थान पर हैं। दिलीप सिंह भी ये जो है 5वें स्थान पर हैं और दुनिया में 69वें स्थान पर हैं। तो ये टॉप 10 की सूची आप पढ़ सकते हैं। 2024-25 में भारत सरकार ने काला नमक चावल की कितनी मात्रा के निर्यात की अनुमति दी है? तो भारत सरकार ने 1000 टन काला नमक चावल के निर्यात को मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने भारत से 1000 टन काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी है। अब तक काला नमक के निर्यात पर प्रतिबंध था। भारत सरकार ने काला नमक चावल निर्यात के लिए 6 कस्टम स्टेशन भी नामित किए हैं जहां से इसको निर्यात किया जाएगा। ठीक है, वाराणसी एयर कार्गो, महाराष्ट्र में JNCH, कांडला में CH और बरहैनी, सोनौली और नेपालगंज, इन 6 जगह से इसको निर्यात किया जा सकता है। सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले 2021-22 में भारत ने लगभग 21 टन काला नमक चावल का निर्यात किया था। भारत वर्ष 2011-12 से दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल कौन सा देश निर्यात करता है? तो भारत करता है। अब काला नमक चावल के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक गैर बासमती सुगंधित चावल की किस्म है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों जिसमें बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले काला नमक चावल की किस्म को यहाँ GI टैग भी मिला हुआ है। इसको 2013 में जो है GI टैग मिला था। काला नमक चावल को भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध का उपहार। इस चावल का छिलका काला होने के कारण इसे काला नमक कहा जाता है। ठीक है, काला नमक चावल एक सूखा प्रतिरोधी चावल की किस्म है जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है और यह ऊसर मिट्टी में उग सकता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसमें नमक शब्द भी जुड़ा है। तो नमक शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये नमकीन मिट्टी में उगता है। और काला क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर एक काला छिलका चढ़ा होता है। अप्रैल 2024 में किसके द्वारा 4 अरब लोगों को भोजन परोसने का जश्न UN मुख्यालय में मनाया गया है? तो ये अक्षय पात्र फाउंडेशन ने मनाया है। 2 अप्रैल 2024 को अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 4 अरब थाली परोसने की उपलब्धि का जश्न संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 2 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो खाद्य सुरक्षा में उपलब्धि, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति इसका मुख्य विषय था। अक्षय पात्र फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। यह बेंगलुरु के 5 स्कूलों के 1500 बच्चों को खाना खिलाने के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। यह PM पोषण अभियान के तहत मध्याह्न भोजन योजना लागू करता है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के बीच भूख को खत्म करने का प्रयास ये संगठन करता है। इसका लक्ष्य अपने भोजन कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण का मुकाबला करना और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा के अधिकार का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे जुआन विंटेज पेरेज मोरा। वेनेजुएला के जुआन विंटेज पेरेज मोरा, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 2022 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था, का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कुछ अन्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे लंबा आदमी कौन है? तो तुर्की के सुल्तान कोसेन सबसे लंबे जीवित आदमी हैं। इन्हें 2009 में ये रिकॉर्ड मिला था। इनकी लंबाई 8 फुट 1 इंच है। जबकि दुनिया की सबसे लंबी महिला कौन है? तो तुर्की की एक वेब डेवलपर रूमेसा गैलगी, जिनकी हाइट है 7 फीट 0.7 इंच। तो ये दुनिया की सबसे लंबी महिला हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र का खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र खदान जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये दिवस 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। और 2024 का विषय क्या रहा है? तो जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण 2024 का विषय रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या रहेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.5%। विश्व बैंक ने 2 अप्रैल 2024 को जारी अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर के अनुमान को बढ़ा करके 6.6% कर दिया है। ठीक है, तो 2024-25 के लिए क्या रहेगा? 6.6%, जबकि 2023-24 के लिए ये 7.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये रेटिंग एजेंसी का नाम है और ये रिपोर्ट कब आई और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? तो जैसे यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि 2024-25 के लिए और ये फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 23-24 के लिए। तो क्रिसल की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो इसमें जो है 2025 के लिए फाइनल ईयर के लिए इसने 6.8% का अनुमान लगाया था, जबकि
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इसने 7.6% का अनुमान लगाया था। उसके बाद SBI, तो ये भारत की बैंक है SBI, तो इसने जो है फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 2023-24 के लिए 8% का अनुमान लगाया था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जो है 2023-24 के लिए जो 6.8% का अनुमान लगाया है, जबकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट जारी की थी और उसने 2025 के लिए जो है 7% का अनुमान लगाया है, जबकि 2024 के लिए 7.8% का अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक ने क्या अनुमान लगाए हैं, तो 2 अप्रैल 2024 को इसने जारी की है और 25 के लिए जो है इसने 6.6% का अनुमान लगाया है और 2024 के लिए 7.5% का अनुमान लगाया है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से तुलना कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो होते हैं NSO के द्वारा जारी किए गए आंकड़े। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं वो क्या हैं, तो ये 29 फरवरी 2024 को जारी किए थे इसने आंकड़े। तो इसने जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया था, तो इसकी तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में GDP की वृद्धि का जो अनुमान था वो 8.4% बताया था। ठीक है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 यानी 2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही में GDP की वृद्धि दर का अनुमान क्या क्या लगाया था, तो पहली तिमाही के लिए 8.2% लगाया था, दूसरी तिमाही के लिए 8.1% लगाया था। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 23-24 के लिए GDP के अनुमान संशोधित करके इसने जो है इसको बढ़ा करके 7.6% कर दिया था। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो फाइनल आंकड़े आ गए थे तो उसमें जो है इसको 7% का इसने बताया था कि 7% ग्रोथ रेट रही थी। तो GDP क्या होती है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP होती है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। अप्रैल 2024 में किसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है संजय नायर को। 2 अप्रैल 2024 को संजय नायर को 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने अजय सिंह का स्थान लिया है। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी एसोचैम की बात करें, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ या वकालत समूह है। यह संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के साझे हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, इजराइल में संघर्ष के दौरान नौकरियों के लिए जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिकों का प्रथम बैच 2 अप्रैल 2024 को रवाना हुआ है। इन श्रमिकों को प्रतिमाह 1,35,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो इजराइल में हाल ही में संघर्ष चल रहा है, तो इजराइल में जो मजदूर वर्ग करते थे तो वे फिलिस्तीन से आते थे, लेकिन अब फिलिस्तीन से इसका युद्ध चल रहा है तो यहाँ पर मजदूरों की काफ़ी कमी हो गई। तो इजराइल ने भारत सरकार से आग्रह किया था मजदूर देने के लिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसके साथ इजराइल सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लगभग 10,000 के करीब जो है मजदूर इजराइल में भेजे जा रहे हैं। नेचर में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार बर्फ के पिघलने से पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है। घूर्णन गति में इस बदलाव से अगली छलांग सेकंड में 3 साल की देरी होने का अनुमान है। ठीक है, तो यानी कि जब 3 साल पूरे होंगे तो उस समय तक 1 सेकंड जो है समय धीमा हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को जर्मनी ने मनोरंजक कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाया है। ठीक है, तो ये वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का सदस्य देश बन गया है। तो जर्मनी ने अपने देश में भांग को अब वैध बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना। तो इसको जो है रोकने के लिए एक वाहन एक फास्टैग नीति लाया है NHAI। भारत सरकार ने अंधापन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अप्रैल 2024 तक अंधापन निवारण सप्ताह घोषित किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।